हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय पर। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 12 ध्वनि यानी कि साउंड। इस अध्याय को हम आगे कई भागों में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ध्वनि यानी कि साउंड होता क्या है। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि में ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा इत्यादि। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, अर्थात ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि हमारे कानों में एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हम ध्वनि को सुन पाते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। अतः ध्वनि ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के रूप में रूपांतरण करके भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जब हम ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ताली बजाने में पेशी ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है। इसी तरह जब हम ड्रम को पीटते हैं तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी लकड़ी के गट्ठे को किसी हथौड़ी या पत्थर से पीटा जाता है तब भी ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी वस्तु को पीटने के क्रम में लगने वाली ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है तथा कुछ भाग अन्य ऊर्जा अर्थात ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी बदल जाता है। कार, मोटरसाइकिल, बस इत्यादि में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसी प्रकार एक लाउड स्पीकर में भी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या किसी ध्वनि ऊर्जा को तेज किया जाता है। अतः ऊर्जा का उपयोग करके ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के ध्वनि को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा को किस रूप में उपयोग किया है, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और वह किसी माध्यम में या किस प्रकार संचरित होकर के और हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। तो बच्चों, आइए ध्वनि से संबंधित कुछ क्रियाकलापों को करके देखते हैं। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ गतिविधियों को करने का अभ्यास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्वरित्र यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क की आवश्यकता होती है। तो कुछ इस तरह का होता है ये ट्यूनिंग फॉर्क की तरह ही होता है, ठीक है, और इसे हम स्वरित्र या ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। अब इसमें कुछ खूबी भी होती है, कुछ विशेषता भी होती है। क्या होती है, जब हम इसे किसी रबर की पैड पर हिट करते हैं तब इसमें कुछ साउंड निर्मित होता है। अभी यदि हम इसको सुनने का प्रयास करें तो यहाँ पर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है, और जैसे ही हम इसको किसी रबर की पैड पर हिट करके फिर देखते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं तो एक झंझनाहट हमें सुनाई देती है। आइए देखते हैं। कुछ ये कंपन की आवाज़ झंझनाहट के साथ हमें सुनाई देती है। इसे यदि हम अपने कानों से सुनने का प्रयास करें तो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। अब इसमें एक और काम करना है। हमें एक स्वतंत्रता पूर्वक एक छोटी सी बॉल को लटका देते हैं। यहाँ पर एक साउंड को समझने के लिए मैंने एक पेपर को भी लटका दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी हल्की सी मेटल की वस्तु को भी लटका सकते हैं और देखिए कि इस समय अब क्या होता है। सबसे पहले ये नॉर्मल कंडीशन में ये जो स्वरित्र है, हम इसे बॉल की सतह के पास ले जाते हैं और टच करते हैं। यहाँ पर अभी कुछ भी क्रिया नहीं हो रही है। पेपर पर भी ले जाते हैं तो कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई साउंड भी नहीं आ रहा है।
अब हमें करना क्या है, एक बार फिर से हिट करके फिर हम लेके जाते हैं। तो किसी रबर की पैड पर हिट करने के बाद कुछ इस तरह से कंपन जो है वो निर्मित होता है। कंपन जैसे ही खत्म होता है तो बॉल अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। एक बार पुनः करके देखते हैं। देखिए, कुछ इस तरह हम इस कंपन को देख सकते हैं। और यहीं पर यदि हम एक पेपर से टच करें तो ये कंपन या झंझनाहट हमें सुनाई देती है। ये मैं समझती हूँ कुछ हद तक आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह इस स्वरित्र की सहायता से हम ये क्रियाकलाप एक करके देखते हैं। अब बच्चों, एक इसका दूसरा क्रियाकलाप भी करते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरी गतिविधि को करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक स्वरित्र, एक गिलास पानी। ठीक है, जो दूसरी गतिविधि है उसमें हमें पानी में उठने वाली तरंगों को अध्ययन करना है। इसके लिए हम जब स्वरित्र को लेकर के और सामान्य रूप से जब पानी के ऊपर ऐसे टच करते हैं तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। क्योंकि ये तरंगे पानी में उठती हैं तो बहुत धीरे धीरे जब हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं तो समझ में आती है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूँगी, समझाने का प्रयास करूँगी कि तरंगे कैसे निर्मित होती हैं। ठीक है, जब हम ये स्वरित्र को लेकर के अभी नॉर्मली हमने किया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब एक बार हिट करने के बाद जब हम इसके ऊपर लेकर के आते हैं तो हमने देखा तरंगे हुई और पानी जो है वो बाहर की ओर बाहर निकला। देखिए, कुछ इस तरह से होता है। अब दूसरी स्थिति में क्या करना है, अब हमें स्वरित्र को इस दिशा में डिप करना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ गहराई में डालना है। अब फिर से जब हम ऐसे नॉर्मल डालते हैं तो कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है। हिट करने के बाद जब हम डालते हैं तो वापस से ये तरंगे जो हैं ऊपर से नीचे की ओर गहराई में जाती हैं और जिसे हम पानी की सतह पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसमें निर्मित होने वाले साउंड को कुछ हम इस तरह भी सुन सकते हैं। ये जो वाइब्रेशन है वह हमें कंपन के रूप में सुनाई देता है। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में एक और गतिविधि भी है जिसे हम आगे समझेंगे। इसके लिए हमें एक ज़रूरत होती है स्वरित्र की। तो स्वरित्र क्या होता है ये आप देख लीजिए। कुछ इस तरह की छल्लेदार संरचना चूड़ी की तरह दिखाई देती है। यह मेटल की बनी हुई कुछ रिंगों की होती है। कुछ रिंगें छल्ले की जैसी रचना होती है। इसे हम स्लिंकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्लिंकी। ठीक है, इसके द्वारा हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों की आगे एक्टिविटी करके देखेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर स्लिंकी को भी मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रही हूँ कि किस तरह होती है, और इसमें संपीड़न और विरलन को आगे हम एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये थी स्लिंकी। बच्चों, पहले क्रियाकलाप में हमने कुछ इस प्रकार ध्वनि को उत्पन्न होते हुए देखा था स्वरित्र की सहायता से। कुछ इस तरह का भी हम प्रयोग करके देख सकते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क यानी कि स्वरित्र का उपयोग करके। जब हमने जल में डुबोया तो कुछ इस तरह की घटना हमें दिखाई दी। इसमें उत्पन्न होने वाले स्वरित्र में उत्पन्न होने वाले कंपन कुछ इस तरह से प्रतीत होते हैं। जो हमने सेकेंड एक्टिविटी की उसमें हमने देखा कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अब आप अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। उपरोक्त क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या यह कंपायमान वस्तु बिना ध्वनि उत्पन्न कर, क्या आप किसी कंपायमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित्र द्विभुज से आघात करके ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं को घर्षण कर
खुरचकर, रगड़कर, फूंक मारकर या उनको हिलाकर भी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपायमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वस्तु यहाँ पर कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्यों में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो क्या आप ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी के भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से ही खींचकर छोड़ने पर यह कंपन उत्पन्न करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो ऐसा कीजिए और तनी हुई रबड़ के छल्लों के कंपनों को देखिए। एक क्रियाकलाप आप और कर सकते हैं कि विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों में कौन सा भाग कंपन करता है। हम जानते हैं कि ध्वनि का संचरण जो होता है उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वह माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर के पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह हमारे चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपायमान कर देती है। यह कण कंपायमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते हैं। सबसे पहले कंपायमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ यानी कि माध्यम के कण नहीं जिसमें माध्यम में होता हुआ संचरित होता है। यदि हम जल की किसी बूंद को इस तरह हम देखें कि पानी की सतह पर कैसे ये तरंग या लहर उत्पन्न करती है तो कुछ इस प्रकार हम देखते हैं तरंगों का उत्पन्न होना। देखिए किस तरह से माध्यम के कण अगली दिशा की ओर अपने अगले माध्यम के कणों को संचरित कर देते हैं यानी कंपायमान कर देते हैं। कुछ इस तरह पानी में उठने वाली लहरों को भी कुछ हम इस तरह देख सकते हैं तरंग के रूप में। स्वरित से उत्पन्न जो घटना संपीड़न एवं विरलन जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ इस तरह लहर के रूप में ये उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं यांत्रिक तरंगों की। तरंग वास्तव में क्या है? यह एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर के गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षणित होती हैं और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपायमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित होता है और इस क्षेत्र को हम संपीड़न या सी से प्रदर्शित करते हैं। कुछ इस तरह हम चित्र में देखते हैं ऐसे संपीड़न और विरलन को। जहाँ पर ये तरंगे सिकुड़ती हैं वो एरिया कहलाता है संपीड़न, जो क्रमशः ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है और अगली बार फिर ये लहर कुछ इसी तरह संपीड़न के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये जो सिकुड़ने वाली जगह है वो कहलाती है संपीड़न।
यह संपीड़न कंपायमान वस्तु के से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपायमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन या आर कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे और पीछे की ओर गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। कुछ इस तरह हम देख सकते हैं। ये वाली जो जगह है ये कहलाती है विरलन और ये वाला एरिया कहलाता है संपीड़न। तो क्रमशः संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न और विरलन, तो इस तरह की एक कड़ी, एक चैन निर्मित हो जाती है जिससे ध्वनि संचरित होकर के और हमारे कानों तक पहुंचती है। ये वाला एरिया होगा संपीड़न और ये वाला क्षेत्र कहलाता है विरलन। तो क्रमशः स्वरित की यदि हम बात करें या कोई भी वह स्रोत जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उन सभी में यह संपीड़न और विरलन की एक श्रृंखला, एक चैन निर्मित होती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र होता है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र होता है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित होती है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व यानी अधिक दाब को तथा कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है तथा इसके संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। इसे आगे हम प्रयोग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार लीजिए। विद्युत घंटी को बेलजार में लटका देते हैं जैसा आगे हम चित्र में देखते हैं और साथ में इसे एक निर्वात पंप से जोड़ देते हैं। इस प्रकार निर्वात पंप से जोड़ने के बाद जब हम घंटी के स्विच को दबाते हैं तो हमें उसकी ध्वनि हम सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है तो घंटी की ध्वनि धीमी होती जाती है, यद्यपि पहले जैसी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ समय पश्चात जब हम बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको यह बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा? क्या तब भी आप घंटी की ध्वनि सुन पाएंगे? इस पर विचार कीजिए। कुछ इस तरह हम चित्र के द्वारा इनका संयोजन देखते हैं। यहाँ पर नीचे वैक्यूम पंप लगा हुआ है जिसके द्वारा घंटी के ये जो बेलजार है इसके अंदर की वायु धीरे धीरे करके बाहर निकाली जाती है। तो क्या होगा, जब हम शुरुआत में जब पूरी इसमें वायु भरी हुई है तब अपेक्षाकृत हमें ध्वनि तेज सुनाई देगी और क्या होगा, जैसे जैसे हम यहाँ की वायु निकाल लेंगे धीरे से तो एक समय ऐसा आएगा जब इसकी पूरी वायु निकल जाएगी और इस समय पर इस ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम नहीं मिलेगा और तब हमें आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ेगी। अब एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं ध्वनि तरंगों को समझने के लिए। एक स्लिंकी लीजिए। इस स्लिंकी को आगे चित्र में दर्शाए अनुसार उन्हें खींचिए। अपने मित्र की ओर स्लिंकी को एक तीव्र झटका दीजिए। आप क्या देखते हैं? यदि आप अपने हाथ से स्लिंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते एवं खींचते रहते हैं तो आप क्या देखते हैं? यदि आप स्लिंकी पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे कि स्लिंकी पर एक लगा चिन्ह विक्षोभ के कारण की दिशा के संचरण से आगे पीछे गति करता है। उन क्षेत्रों को जहां स्लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं उन्हें संपीड़न यानी सी तथा उन क्षेत्रों में जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं उन्हें विरलन यानी आर कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है।
अब आप किसी स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। यहाँ ऊपर स्लिंकी में ये जो चित्र है इसके माध्यम समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। जो थोड़ा डार्क कलर से है उसे हम संपीड़न कहते हैं और खाली जगह जो है वो कहलाती है विरलन यानी कि आर। ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को माध्यम के कणों का विस्थापन या विक्षोभ के कारण संचरण की दिशा के समांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपनी विरामावस्था के आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं, अतएव ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कुछ इस तरह हम देख सकते हैं कि जब हम स्लिंकी को कुछ इस तरह पकड़ करके और थोड़ा सा यहाँ से सिकोड़ के आगे बढ़ाएं तो ध्वनि तरंगे आगे बढ़ती हैं। तो जब तरंगे इस प्रकार संपीड़न एवं विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं तो वह तरंगे कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब इसके साथ ही यदि आप स्लिंकी को अपने हाथ से पकड़े हुए सिरे से आगे की पीछे की ओर धक्का ना देकर बाएं दाएं की तरफ हिलाएं तब भी स्लिंकी में एक तरंग उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विरामावस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। कुछ इस तरह यदि हम इनको ऊपर नीचे गति करें तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाली जो तरंग है वो कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे। और यहाँ पर भी एनर्जी कुछ इसी रूप में स्थानांतरित होती है, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण लंबवत दिशा में होता है। यदि हम दोनों तरंगों को अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों को साथ में देखें तो स्लिंकी को जब हमने संपीड़न और विरलन के रूप में खिसकाया तो कुछ इस तरह हमें अनुदैर्ध्य तरंगे प्राप्त होती हैं। जो डार्क बैंड है वो सी होता है और जो हल्के कलर की बैंड है वो आर होती है। तो इस प्रकार हमें संपीड़न एवं विरलन की एक चैन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये जो पहली वाली तरंग है वो है अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि ध्वनि तरंगे भी इसी प्रकार संचरित होती हैं। जबकि कुछ इस प्रकार की जो तरंग संचरण की दिशा में होती हैं वो कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंग हैं जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली जो तरंगे हैं वह अनुप्रस्थ तरंगों का एक उदाहरण है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों व या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। तरंगे प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी अगली कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। बच्चों, एक और एक्टिविटी भी है जिसे आप करके देख सकते हैं। क्या ध्वनि को एक प्रकाश धब्बे को क्या आप नृत्य करवा सकते हैं? इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है। इसके लिए एक टिन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काटकर एक खोखला बेलन बना लीजिए। अब एक गुब्बारा लीजिए, उसको इस प्रकार से काटिए कि उसकी एक झिल्ली बन जाए। अब इस झिल्ली को खींचकर डिब्बे के एक खुले सिरे के ऊपर तान दीजिए। गुब्बारे के चारों ओर एक रबर का छल्ला लपेट दीजिए। समतल दर्पण का अब एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। दर्पण के इस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाइए कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर हो। आप एक झिर्री या स्लिट से आने वाली प्रकाश को दर्पण पर पड़ने दीजिए। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रकाश का धब्बा दीवार पर पहुंचता है, जैसा कि आगे चित्र में दिखाया गया है। डिब्बे के खुले भाग में सीधे ही बात कीजिए या चिल्लाइए तो दीवार पर प्रकाश के धब्बे नाचते हुए दिखाई देते हैं। अपने मित्रों से प्रकाश के धब्बों के नाचने के कारण पर विचार कीजिए या चर्चा कीजिए। ये संयोजन हमें कुछ इस प्रकार से करना है।
तो बच्चों, आज की क्लास में, आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, यह कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, संपीड़न एवं विरलन क्या होता है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, और इससे संबंधित हमने कुछ एक्टिविटी भी, कुछ गतिविधि भी करके देखी। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।